एक इंसान के पास अच्छी नौकरी हो सकती है, परिवार हो सकता है, पैसा हो सकता है, लोगों की नज़र में वो सक्सेसफुल भी हो सकता है। सुबह उठता है, काम पर जाता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लोगों से मिलता है, हंसता भी है। फिर किसी रात जब आसपास कोई नहीं होता, उसके भीतर एक अजीब सा सवाल उठता है, मैं यह सब कर तो रहा हूं, लेकिन किसके लिए? किस लिए? बाहर से जिंदगी चल रही है, लेकिन भीतर से जैसे कोई चीज धीरे धीरे गायब हो गई है। और शायद इससे भी मुश्किल बात यह है कि उस इंसान को पता तक नहीं कि वह खोज क्या रहा है। कार्ल गुस्ताव यंग की किताब मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ अ सोल इसी बेचैनी के आसपास घूमती है। लेकिन एक बात शुरुआत में साफ कर लें, यह कोई मोटिवेशनल किताब नहीं जो आपको 10 तरीके बताए कि खुश कैसे रहे। यह कोई ऐसी किताब भी नहीं जिससे यंग सीधे बैठकर यह बताते हैं कि आत्मा कैसे खोजे जाए। असल में यह अलग अलग समय पर लिखे गए यंग के महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल एसेज का संग्रह है। इनमें वे सपनों की बात करते हैं, साइकोथेरेपी की बात करते हैं, फ्रूड से अपने मतभेद की बात करते हैं। यह समझाते हैं कि अलग अलग लोग दुनिया को अलग तरह से क्यों देखते हैं। वे जीवन के अलग अलग पड़ावों की बात करते हैं, कला और साहित्य की बात करते हैं। और धीरे धीरे किताब एक ऐसे सवाल तक पहुंचती है जो शायद आज उतना ही जरूरी है। आधुनिक मनुष्य ने दुनिया के बारे में बहुत कुछ ज्ञान लिया है, लेकिन क्या वह स्वयं को जानता है? और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। यंग शुरुआत सपनों से करते हैं। यह थोड़ा अजीब लग सकता है। अगर किताब का बड़ा विषय आधुनिक मनुष्य की आंतरिक समस्या है, तो शुरुआत ड्रीम से क्यों? क्योंकि यंग के लिए सपना कोई बेकार मानसिक शोर नहीं, वो हमारे मन की उस एक्टिविटी का हिस्सा है जो तब भी चलती रहती है जब हमारा कॉन्शियस माइंड यानी जागृत मन आराम कर रहा होता है। दिन में हम अपने बारे में एक कहानी बनाकर चलते हैं। मैं इंसान हूँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे नाराज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई डर नहीं। हमारा कॉन्शियस माइंड इन बातों को मान सकता है, लेकिन पूरा साइके यानी हमारा संपूर्ण मानसिक संसार जरूरी नहीं कि इससे सहमत हो। और सपना कभी कभी उस असहमति की ओर संकेत करता है। इसे एक साधारण एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिस में लगातार दबाव में है। उसका बॉस उसे परेशान करता है, लेकिन वह हर दिन खुद से कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। वह गुस्सा महसूस करने की अनुमति भी खुद को नहीं देता। कुछ समय बाद उसे बार बार ऐसे सपने आने लगते हैं जिनमें वह किसी बंद कमरे में फंसा है। अब यंग का तरीका यह नहीं होगा कि तुरंत ड्रीम डिक्शनरी खोलकर कहा जाए बंद कमरा मतलब यह नहीं। यही फर्क महत्वपूर्ण है। यंग के लिए किसी सिंबल का अर्थ मैकेनिकली तय नहीं किया जा सकता। एक ही सपना दो लोगों के लिए अलग अर्थ रख सकता है। कमरा किसका था? उसमें व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा था? उसकी वर्तमान जिंदगी में क्या चल रहा है? उसके लिए बंद जगह का व्यक्तिगत अर्थ क्या है? सपने को व्यक्ति की पूरी साइकोलॉजिकल सिचुएशन के साथ देखना पड़ता है। और यंग एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं। हर सपना भविष्यवाणी नहीं हो। हर सपना कोई रहस्यमय सुपरनेचुरल मैसेज भी नहीं है। ड्रीम एनालिसिस का उद्देश्य भविष्य बताना नहीं, साइके को समझना है। कई बार कॉन्शियस एटीट्यूड एक दिशा में बहुत अधिक चला जाता है, तब अनकॉन्शियस दूसरी तरफ से कुछ सामने ला सकता है।
मान लीजिए कोई व्यक्ति खुद को असाधारण रूप से पावरफुल समझने लगा है। वह हर जगह वही सही है। उसे लगता है कि वह कभी गलती कर ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति के सपने में उसकी हेल्पलेसनेस, एम्बैरेसमेंट या फेलियर से जुड़ी इमेजेस दिखाई दे सकती हैं। इसे आप साइके के एक प्रकार को बैलेंसिंग टेंडेंसी की तरह समझ सकते हैं। हम अपने बारे में जो देखना नहीं चाहते, मन का दूसरा हिस्सा कभी कभी उसी तरफ हमारा ध्यान खींचता है। इसलिए यंग के लिए सपना पजल नहीं है जिसे एक यूनिवर्सल कोड बुक से डिकोड कर लिया जाए। वह एक लिविंग साइकोलॉजिकल इवेंट है। और इससे पहले बड़ी बात सामने आती है, हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे पूरे मन का मालिक नहीं है। हम अपने बारे में जितना जानते हैं, हम उससे कहीं अधिक हैं। अब यंग सपनों से साइकोथेरेपी की ओर आते हैं। उनके समय में साइकोथेरेपी तेजी से विकसित हो रही थी। फ्रीउड का साइको एनालिसिस प्रभावशाली हो चुका था। अलग अलग स्कूल्स यह दावा कर रहे थे कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को समझने का उनका तरीका ज़्यादा सही है। लेकिन यंग के सामने प्रैक्टिकल सवाल था। जब कोई परेशान व्यक्ति आपके सामने बैठा हो, तब थ्योरी से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? यंग साइकोथेरेपी को एक फिक्स फार्मूला की तरह देखने से बचते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता और हर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी एक जैसी नहीं होती। इस चर्चा में यंग थेराप्यूटिक वर्क के विकास को अलग अलग स्तर से समझते हैं। इन्हें आसान भाषा में 4 मूवमेंट्स की तरह समझते हैं: कन्फेशन, एक्सप्लेनेशन, एडुकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। पहला, कन्फेशन, यानी वह बात सामने आना जिसे व्यक्ति लंबे समय से छिपाए हुए था। ध्यान रहे, यह कन्फेशन का अर्थ केवल धार्मिक अर्थ वाला पाप स्वीकार करना नहीं है। साइकोलॉजिकल सेंस में इसका मतलब है अपने भीतर दबे हुए अनुभव, शर्म, गिल्ट, डर, इच्छा या कन्फ्लिक्ट को पहली बार सचमुच सामने आने देना। क्योंकि जिस बात को हम किसी से नहीं कह सकते, कई बार हम धीरे धीरे उसे खुद से भी छिपाने लगते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने भाई की सफलता से बहुत जेलसी है, लेकिन वह खुद को अच्छा इंसान मानता है, इसलिए वह जेलसी स्वीकार नहीं कर सकता। वह कहता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर भीतर इरिटेशन बढ़ती जाती है। अगर पहली बार वह स्वीकार कर पाए, हाँ, मुझे उससे जलन होती है और मुझे यह बात अपने बारे में पसंद नहीं, तो समस्या खत्म नहीं हुई, लेकिन एक बंद दरवाजा खुल गया। जिस चीज का नाम ही नहीं लिया जा सकता था, अब उसे देखा जा सकता है। दूसरा स्तर है एक्सप्लेनेशन। अब सवाल है, यह कन्फ्लिक्ट आया कहाँ से? यह पैटर्न बार बार क्यों दोहरा रहा है? मेरी प्रतिक्रिया इतनी तीखी क्यों होती है? यहाँ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति अपने व्यवहार के पीछे छिपी कनेक्शंस को देखना शुरू करता है। लेकिन यंग यहाँ नहीं रुकते, क्योंकि किसी समस्या को इंटेलेक्चुअली समझ लेना और उससे बदल जाना 2 अलग बातें हैं। आप बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं कि आपको गुस्सा क्यों आता है, और फिर भी अगली सुबह वही गुस्सा कर सकते हैं। अपने बारे में एक्सप्लेनेशन होना हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। इसलिए तीसरा स्तर आता है एडुकेशन। जो समझा है उसे जीवन में उतारना, अपने व्यवहार, रिलेशनशिप्स और चॉइसेस को धीरे धीरे बदलना। अब थेरेपी केवल पास्ट को खोदना नहीं है, वह वर्तमान में जीने का नया तरीका सीखना भी है। लेकिन फिर यंग चौथे स्तर पर पहुंचते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ उनकी साइकोलॉजी ज़्यादा डिस्टिंक्टली जंगियन लगने लगती है, क्योंकि सवाल अब केवल यह नहीं मेरी प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी, सवाल बन जाता है मैं वास्तव में बन क्या रहा हूँ। थेरेपी का उद्देश्य केवल व्यक्ति को सोशली फंक्शनल बना देना नहीं हो सकता। कभी कभी व्यक्ति की प्रॉब्लम ही इसलिए पैदा होती है क्योंकि उसकी पुरानी पर्सनालिटी अब उसके विकास के लिए सफिशिएंट नहीं रही। यहाँ थेरेपिस्ट भी कोई ऊंची कुर्सी पर बैठा मैकेनिक नहीं है
जो सामने वाले इंसान की मशीन रिपेयर कर रहा है। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप दोनों व्यक्तियों को प्रभावित कर सकती है और इसलिए यंग साइकोथेरेपी को केवल टेक्निक से आगे ले जाते हैं। अब समस्या और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों अनहैप्पी हैं। पहले व्यक्ति को अपने जीवन में डिसिप्लिन चाहिए, दूसरे ने पूरी जिंदगी इतनी डिसिप्लिन में काटी है कि उसने अपनी स्पॉन्टेनिटी ही खो दी। अब दोनों को एक ही एडवाइस देना कितना समझदार होगा। यही यंग साइकोथेरेपी के एम्स यानी उनके उद्देश्यों पर सवाल उठाते हैं। नॉर्मल किसे कहेंगे, हेल्दी किसे कहेंगे? क्या समाज के हिसाब से परफेक्टली एडजस्टेड होना ही साइकोलॉजिकल हेल्थ है? यंग इस तरह के आसान उत्तर से संतुष्ट नहीं होते। कई लोगों के लिए सोशल एडेप्टेशन जरूरी है। उन्हें रिलेशनशिप संभालना सीखना है, काम करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यह सब कर लिया है। करियर है, फैमिली है, रिस्पेक्ट है, फिर भी भीतर एम्प्टीनेस है। उनकी समस्या एडजस्टमेंट की नहीं है, उनकी समस्या मीनिंग की है। यह डिस्टिंक्शन पूरी किताब समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साइकोलॉजी केवल यह नहीं पूछती आप नॉर्मल कैसे बनेंगे, कभी उसे यह भी पूछना पड़ता है आप अपने लिए एक अधिक पूर्ण जीवन कैसे पाएंगे। यंग के लिए साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का कोई सिंगल यूनिवर्सल डेस्टिनेशन नहीं है। किसी व्यक्ति को अपनी कमजोरी स्वीकार करनी होगी, किसी को अपनी स्ट्रेंथ, किसी को दुनिया में निकलना होगा, किसी को पहली बार अपने भीतर लौटना होगा। इसलिए साइकोथेरेपी में थ्योरी जरूरी है, लेकिन व्यक्ति थ्योरी से बड़ा है। और यहीं से यंग एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर लोग इतने अलग हैं तो क्या हम इन डिफरेंसेस को किसी मीनिंगफुल तरीके से समझ सकते हैं? आज इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट शब्द उतने ही कॉमन हैं कि लगभग हर व्यक्ति इन्हें जानता है। लेकिन यंग की साइकोलॉजिकल टाइप्स की थ्योरी केवल यह नहीं कहती इंट्रोवर्ट मतलब क्वाइट एंड एक्सट्रोवर्ट मतलब टॉकेटिव। असल फर्क ओरिएंटेशन का है। बहुत सरल रूप में कहें तो एक्स्ट्रावर्टेड ओरिएंटेशन में व्यक्ति का साइकोलॉजिकल अटेंशन अधिक नेचुरली बाहरी ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशंस और लोगों की तरफ जाता है, जबकि इंट्रोवर्टेड ओरिएंटेशन में सब्जेक्टिव इनर रिस्पॉन्स अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन कोई इंसान 100% एक ही प्रकार का नहीं होता। और यहाँ यंग आगे 4 साइकोलॉजिकल फंक्शंस की बात करते हैं: थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन एंड इंट्यूशन। इन्हें ध्यान से समझिए। थिंकिंग पूछता है यह चीज़ लॉजिकली क्या है। फीलिंग यहाँ केवल इमोशन नहीं है। यंगियन सेंस में फीलिंग मूल्यांकन करता है, यह मेरे लिए वैल्यूएबल है या नहीं, मुझे यह स्वीकार है या अस्वीकार्य। सेंसेशन हमें बताती है यहाँ वास्तव में मौजूद क्या है, जो हम सेंसेस के लिए परसीव कर रहे हैं। और इंट्यूशन पॉसिबिलिटीज़ की ओर देखती है, इससे आगे क्या निकल सकता है, इसके पीछे कौन सी संभावना छिपी है। इसे रोज़मर्रा की सिचुएशन में समझते हैं। 4 लोग किसी पुराने घर को देखते हैं। एक उसकी स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देता है, दूसरा सोचता है इस घर से उसका इमोशनल कनेक्शन है, तीसरा तुरंत क्रैक्स, स्मेल, टेक्सचर, कमरे का तापमान नोटिस करता है, चौथा कहता है यहाँ एक शानदार कैफे होना चाहिए था। यह हमारा बनाया हुआ उदाहरण है, यंग का नहीं, लेकिन इससे फंक्शंस का बेसिक डिफरेंस समझ आता है। समस्या तब पैदा होती है जब हम अपने सबसे विकसित फंक्शन को ही पूरी रियलिटी समझ लेते हैं। जो चीज़ हम नेचुरली अच्छी तरह करते हैं वही हमारी स्ट्रेंथ बनती है, और जो फंक्शन कंपैरेटिवली कम विकसित रह जाता है वह कई बार हमारे अनकॉन्शियस साइड से जुड़ जाता है। इसका प्रैक्टिकल अर्थ बहुत बड़ा है, क्योंकि हम अक्सर दूसरे इंसान को गलत इसलिए नहीं समझते कि वह इरेशनल है, बल्कि इसलिए कि वह रियलिटी को हमारे प्रीफर्ड साइकोलॉजिकल रास्ते से नहीं देख रहा। एक स्ट्रांगली थिंकिंग ओरिएंटेड व्यक्ति
फीलिंग ओरिएंटेड व्यक्ति को ओवरली इमोशनल कह सकता है, दूसरा पहले को कोल्ड समझ सकता है। दोनों अपने अपने साइकोलॉजिकल लेंस से दूसरे को जज करते हैं। यंग की बात यह नहीं कि पर्सनालिटी टेस्ट लेकर अपने ऊपर एक लेबल चिपका लें। असल उपयोग यह समझना है कि हमारी कॉन्शियस पर्सनालिटी पार्शियल है। हमारे भीतर ऐसे तरीके भी मौजूद हैं जिनसे हम दुनिया से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें हमने पर्याप्त विकसित नहीं किया, और यह बात सीधे जीवन के अगले बड़े प्रश्न तक ले जाती है। किताब का स्टेजेस ऑफ लाइफ वाला विचार यंग की सबसे एक्सेसिबल और आज की सबसे रिलेटेबल डिस्कशन में से एक है, क्योंकि यंग कहते हैं कि जीवन के अलग स्टेजेस की साइकोलॉजिकल डिमांड्स अलग होती है। जो चीज़ सुबह सही थी जरूरी नहीं कि दोपहर में भी सही हो। बचपन में व्यक्ति धीरे धीरे ईगो और आइडेंटिटी विकसित करता है, फिर यूथ आता है। अब चैलेंजेस हैं, दुनिया में अपनी जगह बनानी है, काम, करियर, रिलेशनशिप, फैमिली, सोशल पोजीशन, इंडिपेंडेंस। युवा व्यक्ति के सामने जिंदगी फैल रही होती है, उसकी एनर्जी नेचुरली आउटवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। उसे बनाना है, पाना है, स्थापित होना है। लेकिन फिर जीवन का मध्य आता है और यहाँ एक स्ट्रेंज साइकोलॉजिकल शिफ्ट हो सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 20-25 साल से केवल अचीवमेंट की सीढ़ी चढ़ रहा है। पहले नौकरी चाहिए थी, फिर प्रमोशन, फिर बड़ा घर, फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फिर स्टेटस, और एक दिन वह देखता है जिन चीज़ों के लिए मैं भाग रहा था उनमें से बहुत सी मेरे पास हैं, फिर भी अब आगे क्या? यह सवाल फेलियर से नहीं निकलता, कई बार यह सक्सेस के बाद निकलता है। यहीं से कंफ्यूजिंग बनता है, यही इसे कंफ्यूजिंग बनाता है। व्यक्ति सोचता है मेरे पास दुखी होने का कारण क्या है, लेकिन साइके मैथमेटिकल अकाउंट नहीं रखता कि आपके पास कितनी सुविधाएं हैं। यंग के अनुसार लाइफ के सेकेंड हाफ में वही वैल्यूज पर्याप्त नहीं रहती जो फर्स्ट हाफ में थी। सुबह का काम एक्सपेंशन था, दोपहर के बाद अटेंशन इनवर्ड भी मुड़ सकता है। अब प्रश्न केवल अचीवमेंट का नहीं रहता, मीनिंग का हो जाता है। मॉर्टैलिटी सामने आने लगती है, टाइम अनलिमिटेड नहीं है, यह अनुभव वास्तविक होने लगता है। माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, शरीर बदल रहा है, और कहीं भीतर व्यक्ति पूछता है मैंने दुनिया में अपनी जगह बना तो ली, लेकिन अपने भीतर मेरी जगह कहाँ है? यंग एजिंग को केवल डिक्लाइन की तरह नहीं देखते, सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ का अपना साइकोलॉजिकल टास्क है। अगर व्यक्ति 40-50 की उम्र में भी उसी साइकोलॉजी से चिपका रहे जिससे वह 20 की उम्र में जीता था, तो कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। जैसे दोपहर के बाद कोई इंसिस्ट करे कि अभी सुबह ही है। इसका मतलब एम्बिशंस छोड़ देना नहीं, इसका मतलब है साइके की प्रायोरिटीज बदल सकती हैं। एक्सटर्नल अचीवमेंट्स के साथ इंटरनल इंटीग्रेशन का प्रश्न उठने लगता है, और यहाँ मृत्यु का प्रश्न भी आता है। यंग डेथ को साइकोलॉजिकल रियलिटी से बाहर नहीं रखते। जीवन के उत्तरार्ध में मृत्यु की वास्तविकता को पूरी तरह डिनाई करना भी डेवलपमेंट को रोक सकता है। लाइफ का मीनिंग केवल बिगनिंग में नहीं, एंडिंग के प्रति हमारे रिलेशन में भी बनता है। इसे अपनी जिंदगी से जोड़ कर देखिए। अगर आपकी सारी पहचान केवल डेजिग्नेशन, इनकम, सोशल स्टेटस या दूसरे लोगों की अप्रूवल पर बनी है, तो जिस दिन इनमें से कोई चीज बदलती है, आपके पास अपने बारे में क्या बचता है? यही यंग की साइकोलॉजी अचीवमेंट से आइडेंटिटी की तरफ मुड़ती है। अब यंग अपने और सिगमंड फ्रॉइड के बीच फंडामेंटल डिफरेंसेस पर आते हैं। यहाँ केवल दो फेमस साइकोलॉजिस्ट का पर्सनल डिसएग्रीमेंट नहीं था, यह मनुष्य को देखने के दो अलग फ्रेमवर्क्स का फर्क था। फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस को साइकोलॉजी के सेंटर में लाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्होंने दिखाया कि हमारे कॉन्शियस इंटेंशंस के नीचे रिप्रेस्ड डिजायर, कॉन्फ्लिक्ट्स और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस काम कर सकते हैं।
यंग ने फ्रूड से बहुत कुछ सीखा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कि फ्रूड ह्यूमन साइके को बहुत अधिक एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेटरी फ्रेमवर्क, विशेष रूप से सेक्सुअलिटी और रिप्रेशन के जरिए समझ रहे हैं। यंग के लिए लिबिडो का अर्थ केवल सेक्सुअल एनर्जी तक सीमित नहीं रह सकता था। वे साइकिक एनर्जी को अधिक व्यापक रूप में देखते थे। लेकिन फर्क इससे भी आगे आता है। एक साइकोलॉजिकल सिम्टम को समझने के दो तरीके सोचिए। पहला, यह आया कहाँ से। दूसरा, यह मुझे किस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। पहला पास्ट की ओर देखता है, दूसरा पॉसिबल डेवलपमेंट की ओर। यंग पास्ट को रिजेक्ट नहीं करते। चाइल्डहुड महत्वपूर्ण है, ट्रॉमा महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री महत्वपूर्ण है, लेकिन साइकी केवल अपने पास्ट से पुष्ट नहीं होती। यंग उनमें फ्यूचर ओरिएंटेड टेंडेंसीज भी देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अचानक अपने करियर से डीपली डिससेटिस्फाइड है। एक अप्रोच पूछ सकती है, उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस क्या थे, अथॉरिटी से उसका रिलेशनशिप कैसा था, उसने यह प्रोफेशन क्यों चुना। ये वैलिड क्वेश्चंस हैं, लेकिन यंगियन पर्सपेक्टिव एक और प्रश्न जोड़ सकता है। क्या उसकी प्रेजेंट डिसैटिस्फैक्शन किसी ऐसे हिस्से की ओर संकेत कर रही है जिसे उसने अब तक जीवन में जगह नहीं दी। यह फैक्ट सबटल है लेकिन महत्वपूर्ण है। सिम्टम केवल पुराने वुंड का रेसिड्यू नहीं भी हो सकता। कभी वह डेवलपमेंट की डिमांड की तरफ संकेत कर सकता है। इसी वजह से यंग रिलीजन, मिथोलॉजी, सिंबल्स और मीनिंग को साइकोलॉजिकल डिस्कशन से बाहर नहीं निकालते। उनके लिए मनुष्य केवल बायोलॉजिकल ड्राइव्स का कलेक्शन नहीं है। मानव साइके सिंबल्स बनाती है, मिथ्स बनाती है, मीनिंग खोजती है और हजारों वर्षों से ऐसा करते आई है। लेकिन अब एक नया सवाल सामने आता है। अगर मॉडर्न सिविलाइज्ड माइंड इतना सोफिस्टिकेटेड है तो हमारे भीतर मिथ और सिंबल की यह पुरानी दुनिया आती कहाँ से है। यह यंग मॉडर्न मनुष्य को बहुत पुराने मनुष्य के सामने खड़ा करते हैं। अर्काइक मैन यानी ऐसा मानव कॉन्शियसनेस जो मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड वाइड से पहले की दुनिया में जीता था। आज अगर बिजली चमकती है तो हम एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। बीमारी होती है तो बैक्टीरिया, वायरस, जेनेटिक्स या फिजियोलॉजी की तरफ देखते हैं। हम कॉज खोजते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल या अर्काइक कॉन्शियसनेस कई घटनाओं का केवल मैकेनिकल कॉज से नहीं देखता था। उसके लिए घटना का मीनिंग भी महत्वपूर्ण हो सकता था। नेचर डेड मैटर नहीं थी। दुनिया साइकोलॉजिकली अलाइव महसूस हो सकती थी। अब यहाँ सावधानी जरूरी है। यंग यह नहीं कह रहे कि हमें मॉडर्न साइंस छोड़कर एंशिएंट सुपरस्टिशंस अपना लेना चाहिए। उनकी दिलचस्पी साइकोलॉजिकल डिफरेंस में है। मॉडर्न कॉन्शियसनेस खुद को रैशनल मानता है, लेकिन क्या हमारे भीतर से अर्काइक पैटर्न्स गायब हो गए? नहीं। आपने देखा होगा बहुत एजुकेटेड व्यक्ति भी किसी कोइंसिडेंस को लेकर अचानक डीपली सुपरस्टिशियस हो सकता है। भीड़ में इंडिविजुअल जजमेंट बदल सकता है। फियर के समय प्रिमिटिव रिएक्शंस उभर सकती हैं। ड्रीम्स में ऐसी इमेजेस आ सकती हैं जिनका हमारी रोजमर्रा की रैशनल लैंग्वेज से सीधा संबंध नहीं दिखता। यंग के लिए सिविलाइजेशन ने साइके की पुरानी लेयर्स को मिटाया नहीं है। हमने अपने ऊपर मॉडर्न कॉन्शियसनेस बना लिया है। इसका अर्थ यह है कि आधुनिक व्यक्ति के भीतर एक बहुत पुरानी साइकोलॉजिकल इनहेरिटेंस भी मौजूद है। यहीं से यंग के ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कलेक्टिव अनकॉन्शियस को समझने का रास्ता खुलता है। पर्सनल अनकॉन्शियस में हमारे व्यक्तिगत फॉरगॉटन या रिप्रेस्ड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, लेकिन यंग साइके में एक डीपर कलेक्टिव लेयर का प्रस्ताव रखते हैं जो केवल किसी एक व्यक्ति की बायोग्राफी से नहीं बनी, और इससे जुड़े रेकरिंग फंडामेंटल पैटर्न्स को वे आर्केटाइप्स कहते हैं। आर्केटाइप को रेडीमेड पिक्चर मत समझिए। इसे एक अंडरलाइंग पैटर्न या टेंडेंसी की तरह समझना ज़्यादा उपयोगी है, जो अलग कल्चर्स और व्यक्तियों में अलग सिंबॉलिक फॉर्म्स ले सकती है। मदर,
हीरो, शैडो, वाइज ओल्ड फिगर, रीबर्थ, जर्नी, ऐसे पैटर्न्स माइथोलॉजी, रिलीजन, ड्रीम्स और स्टोरीज में बार बार दिखाई दे सकते हैं। और अब शायद समझ में आता है कि यंग अगला ऐसे साइकोलॉजी से सीधे लिटरेचर की तरफ क्यों ले जाते हैं। कभी कोई नॉवल पढ़ते हुए ऐसा हुआ है कि कहानी किसी और व्यक्ति की है, समय कोई और है, देश कोई और है, फिर भी आपको लगता है यह मेरे बारे में कैसे जानती है। यंग के लिए साइकोलॉजी और लिटरेचर का संबंध इसी जगह इंटरेस्टिंग हो जाता है। हर क्रिएटिव वर्क को लेखक की पर्सनल बायोग्राफी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हाँ, आर्टिस्ट का पर्सनल साइकोलॉजी महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन महान कला कई बार क्रिएटर के पर्सनल लाइफ से बड़ी हो जाती है। एक लेखक कुछ ऐसा क्रिएट कर सकता है जो कलेक्टिव ह्यूमन एक्सपीरियंस को टच करे। ऐसी इमेजेस और थीम्स सामने आ सकती है जो केवल उसकी प्राइवेट स्टोरी नहीं रह जाती। मदर एंड चाइल्ड, हीरो एंड मॉन्स्टर, डेथ एंड रीबर्थ, बिट्रेयल, सेक्रीफाइस, डार्कनेस, जर्नी, होमकमिंग, ये थीम्स अलग अलग रूपों में बार बार क्यों लौटती है? यंगियन आंसर हमें आर्केटाइपल पैटर्न्स की तरफ ले जाता है। एक पावरफुल स्टोरी इसलिए पावरफुल नहीं होती कि उसमें सिर्फ इंटरेस्टिंग प्लॉट है। कभी वो साइके की ऐसी स्ट्रक्चर को छू रही होती है जिसे हम कॉन्शियसली एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। इसलिए कुछ स्टोरीज जनरेशन्स पार कर जाती हैं। उनकी कॉस्ट्यूम्स बदलती हैं, लैंग्वेज बदलती हैं, सेटिंग बदलती है, लेकिन साइकोलॉजिकल पैटर्न पहचान में आता रहता है। और यही बात आर्ट को केवल इंटरटेनमेंट से बड़ा बना देती है। आर्टिस्ट कभी कभी अपने समय की ऐसी साइकोलॉजिकल टेंशन व्यक्त कर देता है जिसे सोसाइटी अभी साफ शब्दों में कह भी नहीं पाती। इस अर्थ में क्रिएटिव वर्क कलेक्टिव साइके की मूवमेंट को विजिबल बना सकता है, लेकिन यहाँ यंग साइकोलॉजी की सीमा भी समझते हैं। साइकोलॉजी किसी आर्ट वर्क की कंडीशन और साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पर बात कर सकती है, पर कला की पूरी एसेंस को साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस में रिड्यूस कर देना भी गलत होगा। अगर हम शेक्सपियर, गोथे या किसी महान क्रिएटर की रचना को केवल यह कहकर खत्म कर दे कि लेखक के चाइल्डहुड में यह हुआ था इसलिए उसने यह लिखा, तो हमें आर्ट वर्क को समझा ही नहीं, छोटा कर दिया। और यही रिस्ट्रेंट यंग के ब्रॉडर साइकोलॉजी में भी दिखाई देता है। साइके को एक्सप्लेन करते करते कहीं हम यह ना मान ले कि हमने उसे पूरी तरह सॉल्व कर दिया। अब हम किताब के एक अधिक थियोरेटिकल हिस्से में पहुंचते हैं, द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी। लेकिन इसे कठिन बनाने की जरूरत नहीं, इसका सेंट्रल इशू बहुत सरल है। मॉडर्न वेस्टर्न थॉट में कॉन्शियस रैशनल माइंड को बहुत महत्व दिया है। मैं सोचता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन यंग पूछते हैं क्या कॉन्शियसनेस ही पूरी साइके है? उसका उत्तर है नहीं। कॉन्शियसनेस साइके का एक हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, लेकिन पूरा नहीं। आपके भीतर ऐसी प्रोसेसेस चलती रहती हैं जिसका आपको सीधा ज्ञान नहीं होता। कभी कोई नाम याद नहीं आता, आप कोशिश छोड़ देते हैं, 10 मिनट बाद अचानक नाम दिमाग में आ जाता है। कहाँ था वह? किसने सर्च किया? यह छोटा सा उदाहरण है, लेकिन पॉइंट बड़ा है। साइके की सारी एक्टिविटी ईगो की डायरेक्ट कमांड में नहीं होती। मैं कौन हूँ? लेकिन यंगियन साइकोलॉजी में ईगो संपूर्ण पर्सनालिटी नहीं है। यही सेल्फ का कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण होता है। सेल्फ को रोजमर्रा वाले माई सेल्फ से कंफ्यूज मत कीजिए। यंगियन सेल्फ साइके की होलनेस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों को समेटने वाली अधिक व्यापक टोटलिटी की ओर संकेत करता है। ईगो कहता है मैं यही हूँ। साइके कभी उत्तर देता है तुम इससे ज़्यादा हो। और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का बड़ा हिस्सा इसी डिफरेंस को धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करने में है। इसे ही यंग के ब्रॉडर वर्क में इंडिविजुएशन से जोड़ा जाता है। इंडिविजुएशन का मतलब सेल्फिश
इंडिविजुएशन का मतलब सेल्फिश इंडिविजुअलिज्म नहीं है। यह भी नहीं कि मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मुझे किताब से मतलब नहीं, बल्कि अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स के बीच अधिक मैच्योर रिलेशनशिप विकसित करना, अपनी शैडो को देखना, अपनी वन साइडेड पर्सनालिटी को पहचानना, अपने भीतर उन पॉसिबिलिटीज को जगह देना जिन्हें ईगो से बाहर कर रखा था। होलनेस का अर्थ परफेक्शन नहीं है। एक साइकोलॉजिकली होल व्यक्ति फ्लॉलेस नहीं होता, वह अपने कॉन्ट्रडिक्शंस से थोड़ा अधिक परिचित होता है। और यहाँ किताब अपनी सबसे महत्वपूर्ण दिशा की ओर बढ़ता है, क्योंकि अगर आधुनिक मनुष्य ने कॉन्शियस रैशनैलिटी को इतना मजबूत कर दिया है, तो फिर वह भीतर से इतना डिसओरिएंटेड क्यों महसूस करता है। अब हम उस एस्से तक पहुंचने वाले हैं जिसके कारण इस पूरी किताब का टाइटल सबसे ज़्यादा अर्थपूर्ण लगने लगता है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न मैन। ध्यान रहे, यहाँ स्पिरिचुअल को तुरंत किसी पर्टिकुलर रिलीजन के साथ मत जोड़िए। यंग का प्रश्न साइकोलॉजिकल भी है। मॉडर्निटी ने बहुत कुछ बदला। साइंस ने ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन को चैलेंज किया। इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी ने जीवन की स्ट्रक्चर बदल दी। पुराने रिलीजियस फ्रेमवर्क्स की अथॉरिटी कई लोगों के लिए कमज़ोर हुई। इंडिविजुअल अधिक स्वतंत्र हुआ, लेकिन फ्रीडम के साथ एक प्रॉब्लम भी आई। अब मीनिंग कहाँ से आएगा? पहले बहुत से लोगों के लिए जीवन के बड़े सवालों के रेडीमेड आंसर्स कम्युनिटी ट्रेडिशन और रिलीजन देते थे। मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, दुख का अर्थ क्या है, मृत्यु के बाद क्या, गुड और इविल क्या है। मॉडर्न कॉन्शियसनेस इस इनहेरिटेड आंसर्स को क्वेश्चन करता है। यह इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का हिस्सा हो सकता है, लेकिन पुराने आंसर्स टूट जाने के ऑटोमेटिकली नए आंसर्स पैदा नहीं होते और बीच में एक वैक्यूम बन सकता है। यही मॉडर्न मैन्स प्रीडिकामेंट है। वह साइंटिफिकली सोफिस्टिकेटेड हो सकता है, लेकिन एक्सटेंशियली कंफ्यूज्ड। उसके पास इंफॉर्मेशन है पर ओरिएंटेशन नहीं। उसके पास चॉइसेस हैं, पर किस आधार पर चूज करे यह साफ नहीं। उसके पास कंफर्ट्स हैं, पर मीनिंग की गारंटी नहीं। आज इस ऑब्जर्वेशन को अपनी दुनिया पर लगाइए। हमारे पास शायद यंग के समय से 1000 गुना अधिक इंफॉर्मेशन है। एक फ़ोन में मैप्स है, एंटरटेनमेंट है, न्यूज़ है, बुक्स है, एआई है, दुनिया भर के लोगों से कनेक्शन है, लेकिन टेक्नोलॉजी यह नहीं बता सकती मेरे लिए मीनिंगफुल लाइफ क्या है। वह आपको 1000 रास्ते दिखा सकती है। किस रास्ते पर चलना चाहिए, यह प्रश्न फिर आपके पास लौट आता है। यह हमारा कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल है, यंग का नहीं। लेकिन यंग जिस मॉडर्न कंडीशन की बात कर रहे थे, उसे समझने में यह मदद करता है। यंग मॉडर्न पर्सन को ट्रेडिशनल फेथ में सिंपली वापस भेज देने का आसान समाधान भी नहीं है, क्योंकि एक बिलीफ जिसे कॉन्शियसनेस सच में स्वीकार नहीं करती, उसे केवल इच्छा से जेन्युइन नहीं बनाया जा सकता। आप खुद को आदेश देकर विश्वास पैदा नहीं कर सकते, और यही मॉडर्न पर्सन की कठिनाई है। वह पुराने सिंबॉलिक वर्ल्ड से उतनी तरह जुड़ नहीं पाता, लेकिन केवल रैशनल मटेरियल वर्ल्ड में भी साइकोलॉजिकली कंप्लीटली महसूस नहीं करता। वह बीच में खड़ा है, और शायद इसी अर्थ में वह अपनी सोल की तलाश में है। यहाँ सोल को किसी थियोलॉजिकल डेफिनेशन में बांधना जरूरी नहीं। इसे साइके की डेप्थ, इनर मीनिंग और उस डायमेंशन की तरह समझ सकते हैं जिसे प्योरली एक्सटर्नल सक्सेस सेटिस्फाई नहीं कर पाता। यंग का मॉडर्न मैन वह है जो कलेक्टिव एजम्पशंस से कुछ दूरी बना चुका है, जो सवाल पूछता है, जो सर्टेनिटी खो चुका है और इसी वजह से अकेला भी हो सकता है। लेकिन यह लोनलीनेस केवल ट्रेजेडी नहीं है। कभी इसी जगह से जेन्युइन इनर डेवलपमेंट शुरू होता है, क्योंकि जब रेडीमेड आंसर काम करना बंद करता है, तब व्यक्ति को अपनी साइके से एक वास्तविक रिलेशनशिप बनाना पड़ता है।
अब किताब का अंतिम बड़ा सवाल आता है, साइकोथेरेपिस्ट और क्लर्जी। अगर किसी व्यक्ति की समस्या मीनिंग की है, अगर उसकी सफरिंग केवल मेडिकल सिम्टम नहीं, अगर वह गिल्ट, डेथ, पर्पस, फेथ और इनर एम्प्टीनेस से जूझ रहा है, तो वह किसके पास जाए? डॉक्टर, साइकोथेरेपिस्ट या रिलीजियस गाइड? यंग ने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस में ऐसे लोगों को देखा जिनकी समस्या केवल सिंपल पैथोलॉजी के रूप में नहीं समझी जा सकती। विशेषकर जीवन के मध्य और बाद के वर्षों में कई लोगों के साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स अल्टीमेटली मीनिंग और वर्ल्ड वाइड से जुड़े दिखाई देते थे। इसलिए यंग रिलीजन को साइकोलॉजी के लिए इरेलेवेंट मानकर बाहर नहीं रख कर सकते। लेकिन यहाँ उनकी पोजीशन नुआंस्ड है। साइकोलॉजिस्ट का काम थियोलॉजी प्रूफ करना नहीं है। साइकोलॉजी यह तय नहीं कर सकती कि मेटाफिजिकल सेंस में गॉड का एग्जिस्टेंस है या नहीं। वह यह देख सकती है कि गॉड इमेज, रिलीजियस सिंबल, रिचुअल्स और एक्सपीरियंसेस साइके में किस प्रकार साइकोलॉजिकली रियलिटी रखते हैं। यह डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर कोई रिलीजियस एक्सपीरियंस किसी व्यक्ति के साइके पर प्रोफाउंड प्रभाव डालता है, साइकोलॉजिस्ट केवल इसलिए उसे इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि उसे लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना कठिन है। साइकोलॉजिकली उसका प्रभाव रियल है। दूसरी तरफ यंग इंस्टीट्यूशनल रिलीजन को भी ऑटोमेटिकली सफिशिएंट नहीं मानते। अगर रिलीजियस लैंग्वेज मॉडर्न पर्सन्स एक्चुअल साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस से डिस्कनेक्ट हो जाए तो केवल डॉक्ट्रिन दोहराना उसकी इनर क्राइसिस को हल नहीं करेगा। इसलिए साइकोथेरेपी और रिलीजन के बीच इंटरेस्टिंग ओवरलैप पैदा होता है। दोनों कभी कभी सफरिंग, कन्फेशन, रिन्यूअल, ट्रांसफॉर्मेशन और मीनिंग से डील करते हैं। हालांकि उनकी मेथड्स और एजम्पशंस अलग हो सकती है। यहाँ यंग की पूरी जर्नी जैसे एक सर्किल कंप्लीट करती है। हमने शुरुआत थेरेपी से की थी। एक परेशान व्यक्ति थेरेपिस्ट के पास जाता है। शुरुआत में सवाल हो सकता है, मेरी एंजाइटी कैसे कम होगी? मेरे ड्रीम्स का अर्थ क्या है? मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों है? लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन बदल सकता है। मैं कौन हूँ? मैं किस तरह का जीवन जी रहा हूँ? जिस व्यक्ति को दुनिया जानती है, क्या मैं केवल वही हूँ? मेरी जिंदगी का मीनिंग क्या है? और यहाँ साइकोलॉजी मेडिसिन की सीमा से आगे एग्जिस्टेंशियल टेरिटरी को टच करने लगती है। अब एक बार किताब के टाइटल पर लौटिए, मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ अ सोल। मॉडर्न मैन के पास कॉन्शियसनेस है, रीजन है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंडिविजुअल फ्रीडम है। लेकिन यंग के अनुसार डेवलपमेंट की कीमत भी हो सकती है। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस अपने आप को ट्रेडिशनल कलेक्टिव वर्ल्ड से अलग करती है, व्यक्ति अधिक इंडिपेंडेंट बन सकता है, साथ ही अधिक आइसोलेटेड भी। पुराने सिंबल्स कमजोर पड़ सकते हैं, नई पॉसिबिलिटीज खुलती है, साथ में अनसर्टेनिटी भी आती है। और तब एक व्यक्ति अपने भीतर उस चीज की तलाश शुरू कर सकता है जिसे वह बाहर खोजते खोजते थक चुका है। यंग हमें कोई 3 स्टेप सॉल्यूशन नहीं देते। वे यह नहीं कहते सुबह उठिए, मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव सोचिए और सोल मिल जाएगी। उनकी बात उससे कहीं अधिक डिमांडिंग है। अपने ड्रीम्स को सीरियसली लेना पड़ सकता है, अपने अनकॉन्शियस को एक्नॉलेज करना पड़ सकता है, अपनी पर्सनालिटी की वन साइडनेस देखनी पड़ सकती है। यह स्वीकार करना पड़ सकता है कि जिस चीज को हम दूसरों में नापसंद करते हैं, उसका कोई छोटा रूप हमारे भीतर भी मौजूद हो सकता है। अपनी लाइफ स्टेज की वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ सकती है। और सबसे कठिन, हमें यह मानना पड़ सकता है कि हमारा कॉन्शियस ईगो पूरी कहानी नहीं है। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी अपनी पब्लिक आइडेंटिटी बनाने में लगा सकता है। अच्छा एम्प्लॉई, अच्छा पेरेंट, सक्सेसफुल प्रोफेशनल, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पेक्टेबल पर्सन। इनमें कुछ भी गलत नहीं। प्रॉब्लम तब है जब वह भूल जाए कि ये रोल्स उसकी पूरी साइके नहीं है।
रोल जरूरी है, लेकिन रोल के पीछे भी कोई है। और शायद यंग की पूरी साइकोलॉजी बार बार उसी व्यक्ति की ओर लौटती है। मान लीजिए एक आदमी 50 साल का है। उसने जीवन में लगभग वह सब हासिल किया जिसकी उससे उम्मीद की गई थी। पढ़ाई की, नौकरी की, परिवार बनाया, पैसा कमाया, जिम्मेदारियां निभाई। वह अनसक्सेसफुल नहीं है। फिर भी रात में उसे लगता है कि जिंदगी समहाउ उससे दूर निकल गई। वह सोचता है, मुझे और क्या चाहिए। शायद यंग तुरंत उसे नया लक्ष्य बनाने को नहीं कहेंगे। शायद सवाल यह होगा, जिस जीवन को तुमने बनाया उसमें तुम्हारा कितना हिस्सा वास्तव में शामिल था? कौन सी इच्छाएं सिर्फ एक्सपेक्टेशंस थी? कौन से डिसीजन जेन्युइनली तुम्हारे थे? कौन से हिस्से तुमने इतने लंबे समय में से दबाए कि अब तुम्हें उनका नाम भी याद नहीं? तुम किस साइकोलॉजिकल फंक्शन पर पूरी जिंदगी निर्भर रहे? तुम्हारे ड्रीम्स क्या कंपनसेट कर रहे हैं? तुम किस लाइफ स्टेज में हो? क्या जिस स्ट्रेटजी ने तुम्हें जीवन की सुबह में सफल बनाया वही अब दोपहर के बाद रोक रही है? और आखिर तुम्हारे लिए मीनिंग किस चीज से बनता है? यह एग्जाम्पल हमारा है, लेकिन लगभग पूरी किताब के अलग अलग थ्रेड्स इसमें मिल जाते हैं। ड्रीम्स, थेरेपी, टाइप्स, लाइफ स्टेजेस, अनकॉन्शियस, मीनिंग, स्पिरिचुअल क्राइसिस, यह अलग अलग टॉपिक्स दिखाई देते हैं। लेकिन नीचे एक कॉमन मूवमेंट है। मनुष्य को केवल बाहर से समझना पर्याप्त नहीं। शायद इस किताब की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सोल की सर्च का फाइनल आंसर नहीं देती, बल्कि हमें यह दिखाती है कि सर्च शुरू क्यों होती है। कभी साइकोलॉजिकल सफरिंग से, कभी ड्रीम से, कभी रिलेशनशिप फेलियर से, कभी सक्सेस के बाद आने वाली एम्प्टीनेस से, कभी मिडिल एज से, कभी फेथ के टूटने से, कभी यह महसूस होने से कि जिस व्यक्ति की जिंदगी मैं जी रहा हूं मैं शायद पूरी तरह वही नहीं हूं। यंग मॉडर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, वे रीजन के खिलाफ नहीं है, साइंस के खिलाफ भी नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कॉन्शियसनेस यह मान लेती है कि उसके बाहर साइके में कुछ मीनिंगफुल है ही नहीं। मनुष्य के बाहर की दुनिया को समझने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल्स बनाए, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, मैथमेटिक्स, साइंस, लेकिन अपने भीतर देखने के लिए वहाँ चीज़ें इतनी साफ नहीं है। वहाँ ड्रीम है, सिंबल है, मेमोरी है, फियर है, डिज़ायर है, कॉन्ट्राडिक्शन है और कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हैं जो हमारी पर्सनल बायोग्राफी से भी पुराने दिखाई देते हैं। शायद इसलिए इनर जर्नी अनकंफर्टेबल है। यहाँ कोई गूगल मैप नहीं। और शायद यंग हमें यही मैच्योरिटी सिखाना चाहते हैं। अपने भीतर की हर चीज़ पर तुरंत विश्वास मत कीजिए, लेकिन उसे तुरंत डिसमिस भी मत कीजिए। अपने अनकॉन्शियस को भगवान मत बनाइए, लेकिन ऐसा भी मत मानिए कि वह है ही नहीं। रीजन का उपयोग कीजिए, लेकिन रीजन को साइके की पूरी सीमा मत समझिए। अपने सोशल रोल से निभाइए, लेकिन रोल को अपना पूरा अस्तित्व मत बना लीजिए। और लाइफ के हर स्टेज से वही चीज मत मांगिए जो पिछले स्टेज में ने आपको दी थी। अब इस किताब का टाइटल एक बार फिर सुनिए, मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ अ सोल। शायद सोल कोई खोई हुई वस्तु नहीं जिसे एक दिन हम खोजकर जेब में रख लेंगे। यंगियन सेंस में सर्च का अर्थ अधिक कठिन है। अपने उस बड़े साइकोलॉजिकल रियलिटी के साथ रिलेशनशिप बनाना जिसका कॉन्शियस ईगो केवल एक हिस्सा है। और शायद आधुनिक मनुष्य की समस्या यह नहीं कि उसके पास दुनिया कम है। कभी कभी समस्या यह है कि दुनिया इतनी ज़्यादा है कि उसकी आवाज़ में वह अपने भीतर की आवाज़ सुन नहीं पाता। तो आज इस किताब को बंद करते समय मैं आपको कोई मोटिवेशनल कंक्लूजन नहीं देना चाहता, सिर्फ एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। एक क्षण के लिए अपनी नौकरी, डेजिग्नेशन, पैसा, सोशल आइडेंटिटी, अचीवमेंट्स और दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस को अलग रख दीजिए और फिर खुद से पूछिए, इन सब के पीछे जो व्यक्ति बचता है मैं उसे कितना जानता हूँ। शायद यंग की किताब का वास्तविक आरंभ वहीं से होता है।
अगर आपको मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ अ सोल की यह यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और फिलॉसफी इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हमारा उद्देश्य किताबों को जल्दी ख़त्म करना नहीं है, उन्हें धीरे धीरे समझना है। और कार्ल यंग के साथ हमारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। अगली बार हम यंग की एक ऐसी किताब की ओर जा सकते हैं जहाँ बात उनके थ्योरीज से निकलकर सीधे उनके अपने जीवन, ड्रीम्स, स्ट्रेंज इनर एक्सपीरियंसेस और उन घटनाओं तक पहुँचती है जिनसे उनकी साइकोलॉजी बनी। मेमोरीज, ड्रीम्स, रिफ्लेक्शंस। अगर मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ ए सोल में सवाल था आधुनिक मनुष्य अपनी आत्मा कहाँ खोजे, तो अगली यात्रा में सवाल होगा कार्ल यंग ने अपनी आत्मा की खोज कहाँ की। मिलते हैं अगली यात्रा में। नमस्कार।